सो हाई एंड वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ इसको हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी। और साथ ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइजेस की बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, जो कि हम इसी चैप्टर से उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। द लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्राइजेस ऑफ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है वो लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे ना, हम जैसे खाना खाते हैं, हम जो आपको पता ही होगा, आपने क्लास 6 में अच्छे से पढ़ रखा है, क्लास 10 में अच्छे से आपने पढ़ रखा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोरेशन वगैरह वगैरह। सो उस चीज़ को हम जब करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, एंड द लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है ना, वो डाइवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बच्चा? विविधता, है ना। मैं यहाँ लिख दूँ विविधता होता है। ठीक है, तो विविधता क्या होता है? अब आप लोग क्लास 6-7 में एक चीज़ जरूर पढ़ते होंगे कि उसमें भारत एक विविधता वाला देश है, यानी कि इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मतलब होता है कि जहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें अलग 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 तरीके से रखे हुए हैं। अब कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को, है ना। देखिए, जैसे हम अगर एक बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चा, आपने देखा होगा कि कई बार उसमें पिजन है, कई बार उसमें हैन है, कई बार उसमें क्रो है। तो बहुत सारे अलग 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 प्रकार के बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स में भी अगर हम देखने लग जाए तो प्लांट्स में भी हमें बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हिबिस्कस दिख जाए, फिर हमें रोज़ दिख जाए, मैरीगोल्ड दिख जाए, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इन्हें हम डाइवर्सिटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भिन्नता है, कुछ अलग है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डाइवर्स एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आता है अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो पुराने ज़माने के जो आदमी लोग थे, है ना, आदिकाल में जो आदमी लोग थे, वो लोग बहुत ईजिली समझ जाते थे कि कौन सा चीज़ लिविंग है एंड कौन सा चीज़ नॉन लिविंग है ना। लिविंग मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे विंड है, सी है, देन फायर एट्सेट्रा वगैरह को समझ जाते थे वो लोग कि ये सब क्या है, ये सब बच्चे नॉन लिविंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वो समझ जाते थे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या है बच्चों, वो लिविंग है। ठीक है, मतलब तब से ही वो इतना अच्छा समझते थे कि है ना कौन सा लिविंग है, नहीं है। तो यहाँ पे अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ। अच्छा, ये होता था क्यों? ये होता था डर के कारण, है ना, फियर के कारण। वो लोग मतलब उनको भय था। क्यों भय था? क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे आज हम अपने घरों में रहते हैं, उस टाइम पे ऐसा घर नहीं था। ठीक है बच्चों, उस टाइम पे ऐसा एक केव जैसा रहता था, उसमें ही आदमी लोग रहते थे, है ना। तो वहाँ पे उनको शिकार करना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था, तो बहुत जानवरों से उनको खतरा था। ठीक है, उन सब चीज़ों से उनको सामना करना पड़ता था। उसी कारण से वो लोग आस्ते आस्ते करके समझने लग गए। ठीक है, तो ये जो भय था, ये जो डर था, उनके कारण उनके अंदर एक प्रवृत्ति आ गई समझने की, हाँ भाई ये चीज़ कौन सा लिविंग है एंड कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature and classification। ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ने लग गया तब उनके अंदर क्या हो गया बच्चे, उन्हें आइडेंटिफिकेशन मिलने लग गई, उन्हें नॉमेनक्लेचर का पता चल गया, उन्हें क्लासिफिकेशन के बारे में पता चल गया। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि भला ये आइडेंटिफिकेशन कौन सी वाला है, ये नॉमेनक्लेचर क्या है और ये क्लासिफिकेशंस क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तीनों ही चीज़ जो है ना डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप मान लीजिए आज फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपके फ़ोन में एक अननोन नंबर आ जाता है, राइट, एंड आप सोचते हैं ये कौन इंसान होगा। देन आप उसको ट्रू कॉलर में चेक करते हैं, तब जाके आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये है और ये शायद मेरे नोन में है या अननोन है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मैंने आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये क्या चीज़ है। लेकिन क्या आइडेंटिफिकेशन बिना नामकरण के हो सकता है? मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई आपने किया लेकिन आपको उसका नाम ही नहीं पता, तो फिर क्या वो सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसका नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नामकरण, उसका नाम, उसका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, एंड उसी को हम बच्चे साइंटिफिक लैंग्वेज में नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, देन है हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? इन्हीं सब चीज़ों को जब हम बच्चे एक वर्ग में डालते हैं ना, क्लास में डालते हैं, जैसे आप सेक्शन हो सकता है आपका ए हो, आप 11 क्लास में हो एंड आपका सेक्शन ए हो, फिर साथ साथ इसी आपके बच्चे का सेक्शन बी हो, आपके दोस्त का सेक्शन सी हो, तो उस तरीके से हम जब क्लासीफाई करते हैं ना, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन किससे होता है? ये होता है उसके बिहेवियर से। ठीक है, ये होता है उसके कैरेक्टर से, उसके प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है,
सो इन सब तीनों चीज़ों से मिला करके ही हमें डाइवर्सिटी का जो फंडामेंटल थिंग्स है, दैट आर क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो अर्नेस्ट मेयर, ठीक है, तो इनसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आता, लेकिन हाँ आप समझ सकते हो कि ये जो है 100 साल तक इन्होंने जीवन यापन किया। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई और ये जो है हमारे 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था केम्पटन जर्मनी में। ठीक है, एंड इन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। एंड साथ ही में इन्हें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे आपको अब जो थोड़े से पढ़ोगे ना, थोड़े से मतलब 1-2 चैप्टर बाद एवोल्यूशन में, तो आपको तो पता चलेगा कि डार्विन ने जो है वो एवोल्यूशन का थ्योरी दिया था। ठीक है, तो इनको हम द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, किनको कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर जी को। ठीक है, देन है हमारा यहाँ पे मेयर जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। ठीक है, ये रिटायर कर जाते हैं 1975 में, अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। ठीक है, तो इनको क्या उपाधि मिलता है? अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। ठीक है, थ्रू आउट हिज नियरली 80 years of career, his research spanned on ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics and the history of philosophy of biology। ठीक है बच्चों, मैं आपको लग रहा है कि पढ़ते के मैंने एक भी टिक नहीं लगाया। ओके, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है बच्चे? जो बर्ड्स के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, मतलब इन्होंने अपने 80 साल के करियर में इन्होंने क्या क्या चीज़ें खोजा बच्चों? ऑर्निथोलॉजी यानी कि बर्ड्स के बारे में। देन उन्होंने खोजा टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे आगे जाके। देन हमारा जू जियोग्राफी है, एवोल्यूशन है ना। देन हमारा सिस्टमैटिक्स है, तो हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीज़ पढ़ा, इनके पर रिसर्च करा। ठीक है, कि इन्होंने अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, मेयर वॉज अवार्डेड विथ 3 प्राइजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इनको 3 प्राइजेस मिला था। ठीक है, पहला था बल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ठीक है, 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। ठीक है, तो ये सब उनको प्राइजेस मिले थे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये यूनिट 1 का पहला चैप्टर है, इसमें से और 4 चैप्टर और हैं। ठीक है, पर आज हम करेंगे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है बच्चों, लिविंग वर्ल्ड। आप खुद सोचिए, लिविंग मतलब हम लोग जो जी रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, हम लोग इस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें हमें लिविंग चीज़ें भी मिलती है प्लस नॉन लिविंग चीज़ें भी मिलती है। ठीक है, हाउ वंडरफुल इज अ लिविंग वर्ल्ड। The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater, lakes, desert और hot springs। ठीक है बच्चों, so हमारा जो ये वाइड रेंज है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जो रेंज में रह रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट के अंदर हमें क्या मिलता है बच्चों? कोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, है ना। देन हमें मिलता है रेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़, जो पतझड़ वन जिसे हम कहते हैं। ओशंस मिलते हैं ना, फ्रेश वाटर मिल रहा है, लेक्स मिल रहा है, डेजर्ट्स हैं और हॉट स्प्रिंग्स है। लीव अस स्पीचलेस। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं अपने प्रकृति में, तो हम एकदम क्या हो जाते हैं? स्पीचलेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में क्या बच्चे? डाइवर्सिटी है ना, डिफरेंस है, आप बोल सकते हो। हम डाइवर्सिटी को सिंपल अगर कहें तो डिफरेंस है ना, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में जो एनिमल्स रह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ओशंस में रहे। ठीक है, जो आपके रेसिडियस फॉरेस्ट में रह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहे, या फिर वो टेम्परेट वन में रहे, या फिर वो कहीं और कोल्ड माउंटेन वगैरह में रहे, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चा 1.1 का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सो हम जब अपने आसपास देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती है जिसके अंदर विविधताएं हैं, जिसके अंदर डाइवर्सिटीज़ है, वैराइटीज़ है ना, वैरायटी आप देख सकते हो, है ना, मतलब अलग अलग चीज़ों को हम वैरायटी कहते हैं। ठीक है, एंड उसका सबसे एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हो पॉटेड प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं ना, मतलब सब तो एक ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कि या तो सब ह्यूमंस ही हैं या सब प्लांट्स ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ हमारे पक्षी हैं, कुछ हमारे पेट्स हैं, जानवर हैं, कुछ हमारे पॉटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। तो इन सबको मिला करके, और इनफैक्ट कुछ तो हमारे ऐसे भी हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पूरा रेंज है ना, ये ऑब्जर्वेशन का जो पूरा रेंज है, इसे ही हम वैराइटीज़ कह रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं। आपको शायद मेरी बात अब समझ आ रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए मेरी बात। Obviously, if you are to visit a dense forest, you probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. ठीक है, each different kind of plant, animals, organism that you see represent a species। ठीक है, अब देखिए बच्चा, यहाँ तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे एक एनिमल है, एक प्लांट है, एक हमारा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन्हीं को अगर हम जोड़े, ये तो हमारे वैराइटीज़ हैं ही, लेकिन इनके अंदर भी बच्चों बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं ना, सब वैराइटीज़ होते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सब वैराइटीज होते हैं, फिर आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड देन वायरस वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही हमारे प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज़ हैं ना। अब है द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इनको हम बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब हो गया हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें रह रही हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, बायो कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे बायो प्लस लोगोस, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो आसपास में रह रहे जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है बच्चों। और वो कितना से कितना मिलियन के बीच में है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है, ठीक है। Hence there is a need to standards of the naming, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक, ठीक है, हमने क्या बोला, फिश है ये, ठीक है। मैं आपको बच्चे बहुत इसको देसी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है, एकदम इसमें कोई ताबड़ झाबड़ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रोहू फिश बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा होता है यहाँ पे कातला, ठीक है, और आपको एंड बाकी हिल्सा वगैरह भी होते हैं। तो अगर हम इन सबको एक ही नाम दे देते हैं कि हाँ भाई रोहू भी है, कतला भी है, हिल्सा भी है, वगैरह वगैरह, प्रॉन्स भी हैं, तो सब क्या फिश के अंदर है, जैसे तो ये फिश के अंदर आते हैं, अगर लेकिन हम इनका नाम ही नहीं देते, ठीक है, तो क्या होता, इनको पहचानना मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए नोमेनक्लेचर करना जरूरी है। आप सोचो इसको पहचान के हम क्या करेंगे, मैंने तो भाई इसको नाम दे दिया, इसको पहचान के हमें क्या करना है। तो यहाँ पे ज़रूरी इसीलिए है पहचानना, ताकि हम उसके प्रॉपर्टीज़ को समझें, ताकि हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझें, उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ वो कर सकता है, नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों को ही मिला करके देखा जाता है और उन्हीं को हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं बच्चों, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is the only possible way the organism is described correctly, and we know that what organism the name is attached to, this is identification, ठीक है। तभी तो हम समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बस शुरू में ही कह दिया था बच्चों, है ना, कि जब हम किसी का हमें नाम ही नहीं पता है, तो हम उसको अगर कॉल भी लगाते हैं तो हमें नाम नहीं पता, तो वो हमारे अननोन है, ठीक है। एंड अगर किसी का नाम है तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम बच्चों क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। In order to facilitate the study, number of scientists have established, एक सेकेंड, हाँ, procedures to assign a scientific name to each known organism. Okay, then there is a, this is acceptable to biologists all over the world, ठीक है। अब यहाँ पे उनको नेमिंग करने के लिए एक, आप बोल सकते हो कि एक फाउंडेशन का यूज़ किया गया, ठीक है। आपको पता होगा IUPAC के बारे में, IUPAC, ठीक है ना, आप जानते हो, ये हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्रीज वगैरह में। तो उस तरीके से, ठीक बच्चों, इनको नेमिंग करने के लिए, है ना, ताकि उन सब स्पीशीज़ को हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक ही समझें, है ना। कहीं पे उसको रैट कह रहा है, कहीं पे उसको कुछ और कह दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको हम एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम देंगे जिससे कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स के लिए अलग होता है एंड एनिमल्स के लिए अलग होता है, ठीक है। देखिए बच्चा, फॉर प्लांट्स के लिए हम ICBN का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब उनमें क्या होता है, कुछ बैठक वगैरह होती है एंड वो लोग एग्री करते हैं कि अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, ये शायद उससे मिल रहा है ना, इसका गुण उससे मिल रहा है। तो ये सब वो लोग सोचते हैं, सोच विचार करके ही वो लोग एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं, और वो किसके तहत होता है बच्चों, ICBN के तहत, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, है ना। और फिर आप अगर एनिमल्स के बारे में जानो, पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ICZN का, ठीक है, ICZN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, देखो चीज़ वही है, यहाँ पे बस ICBN हो गया, यहाँ पे बस ICZN हो गया, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे बोटानिकल हो गया एंड यहाँ पे जूलॉजिकल हो गया। आपको तो पता ही है कि बोटनी जो इस्तेमाल होता है वो प्लांट्स वगैरह के लिए होता है, एंड जू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नो ऑर्गेनिजम्स, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए 2 कंपोनेंट होता है, ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बच्चे, ठीक है। एक है हमारा जेनरिक नेम एंड दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। नाउ दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, बाई जब भी आता है तो आपको याद रखना है, ठीक है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनस, ठीक है, कार्लस लिनस, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो नाम है नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दिया गया था हमारे कार्लस लिनस के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या बात कही थी कि एक जेनेरिक नेम होगा एंड एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। नाउ दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो ये जो आप देख सक रहे हो बच्चा यहाँ पे, मैग्नीफेरा इंडिका, ये हम किसको कहते हैं,
मैंगो को, ठीक है, आम। और इसमें हमारा जो पहला वाला वर्ड है दैट इज़ मैग्नीफेरा, ठीक है, इसको हम जीनस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जीनस। एंड इसमें हमारा जो दूसरा नाम है बच्चा इंडिका, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। सो इससे क्या हो गया बच्चा, ऐसे करके साइंटिफिक नाम देने से हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हमें अच्छे से पता चल जाता है कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है और इसका कौन सा जाति है, कौन सा स्पीशीज है, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए साइंटिस्ट ने, स्पेशली जो कार्लस लिनस, मैंने आपको तब नाम बताया उनका, उन्होंने ही ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का स्टार्ट किया था। और इससे बहुत आसान हो गया समझना कि कौन सा चीज़ जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है एंड कौन सा चीज़ किस जाति से, कौन स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, हम ऐसे ही नहीं लिख दे सकते हैं, है ना, हमें बस मन हुआ उठा के और हमने लिख दिया, नहीं, इसके लिए कुछ बच्चा रूल फॉलो करना होता है ना। जिसका सबसे पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, ये स्पेशली जो है ना लैटिन वर्ड में ही लिखा जाता है। अगर लैटिन में नहीं लिखा गया है तो उसको हम लैटिनिफिकेशन करेंगे, मेरा मतलब है कि उसको हम लैटिन भाषा में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका लैटिन शब्द में होना बहुत ज़रूरी है, किसका, नोमेनक्लेचर का, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, मैंने आपको पहले ही बोला, जिसका जो पहला नाम होता है वो जीनस, जैसे हमने मैग्नीफेरा पढ़ा, तो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या है, जीनस नाम है, और इंडिका क्या है, उसका स्पीशीज का नाम है, ठीक है। सेकंड होता है वो क्या डिनोट करता है, उसका स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि उसका स्पीशीज, ठीक है। अब तीसरा है हमारा, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। अब उसको जब हम लोग लिखते हैं तो उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, और उनको हम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। इटैलिक्स मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हो, अब अगर कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो आपको पता होगा, है ना, उसमें एक बोल्ड होता है, एक इटैलिक होता है और एक अंडरलाइन वाला सिस्टम होता है, ठीक है। सो उसमें जो इटैलिक थोड़ा सा हो गया ऐसे करके, थोड़ा ऐसे, मतलब थोड़ा सा और हम लोग जैसे ये जो भाषा आपका लिखा गया यहाँ पे, जो प्रिंटेड या जो भी लिखा गया है ना, ये सब क्या है, बहुत एकदम बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करता है। लेकिन इटैलिक जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे करके थोड़ा सा ना लिखा गया। तो यहाँ पे हमारा चौथा रूल क्या है बच्चा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जैसा कि आपने मैग्नीफेरा पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, तो वो जो जीनस नाम है वो हम हमेशा जो स्टार्ट होगा उसका दैट वुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। एंड स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल में होगा, ठीक है, इंडिका। आप देख सकते हो यहाँ पे एम को हमने क्या करा है, बड़े में लिखा है ना, मतलब कैपिटल में लिखा है, और इंडिका को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, इंडिका, उसका स्पेलिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. Now this process is called classification, ठीक है, वर्गीकरण। अब क्योंकि हम हर एक एनिमल को तो एक एक करके अलग अलग नाम दे ही नहीं सकते, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाती हूँ, ये वाला जो टेबल है, यहाँ पे सबसे पहले आता है स्पीशीज, देन हमारा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, देन आता है किंगडम, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, लेकिन ये हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, ठीक है, ये ऐसे अपवर्ड तरीके से जाता है ना। अब क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters, ठीक है। मान लीजिए हमने देख लिया कि ये एक एनिमल है, ठीक है, एंड उस एनिमल में फिर हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं जो हमारे फ्लाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे रेंग सकते हैं, है ना, रेंग सकते हो, तो उसको हमने एक अलग से क्लासीफाई कर दिया। जिसको जो रेंग सकते हैं उसे हमने क्या कह दिया, रेप्टाइल्स कह दिया। जो हमारे उड़ सकते हैं उसे हमने एव्स कह दिया, बर्ड्स, ठीक है। देन ऐसे कुछ हैं जो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, है ना, जिनके अंदर क्या होते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, इन्हीं को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस पूरी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एंड आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, बट अगर मैंने आपको जहाँ तक बोला, आप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक आप समझ चुके होंगे। देन हमारा एक आता है कैटेगरी ऑफ टैक्सा, ठीक है। आप सुनते हो ना, टैक्सोनॉमी, टैक्सा। सो ये टैक्सा क्या होता है, तो ये एक टाइप का बच्चा क्लासिफिकेशन प्रोसेस ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं, डिस्क्राइबिंग करते हैं ना, और डिस्कवरी भी करते हैं बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे मैमल्स का, तो इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies, ठीक है। उसका जो सेल, उसका जो कोशिका किस तरह से
किस तरीके से क्या हुआ है ना, उसके अंदर कितना सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इन सबको मिला करके ही टैक्सोनॉमी किया जाता है। Hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy, ठीक है। Human beings were since long not only interested knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स क्या है, सिर्फ उनके डाइवर्सिटीज़ के बारे में ही नहीं बल्कि उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, तो उस संबंध को भी हम समझना चाहते हैं। और उस संबंध को समझने के लिए हमने एक टर्म दे रखा है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, ठीक है, कि किस सिस्टम में वो कैसे करके रह रहा है ना, जो सिस्टमैटिक ढंग से ना, क्रमबद्ध जिसको हम कहते हैं, सीक्वेंस में कहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिस्टमा कहते हैं या फिर सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो मैंने जो तब आपको एक टेबल दिखाया था ना, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम वाला, दैट इज द हायरार्की, ठीक है। हायरार्की मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके लेवल्स दिए गए थे, ठीक है, तो उसे हम हायरार्की ऑफ स्टेप्स कहते हैं, इन विच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी, ठीक है। रैंक होता है एंड कैटेगरी को दिखाया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा ये क्या हो गया, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और ये किंगडम, ठीक है। तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम कैटेगरी में बांटे हैं, तो ये क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये भी दुनिया में लाखों ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, एंड इनको हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल में, तो उनमें इनको हम एक ऑर्डर एंड रैंकिंग से करते हैं, ठीक है। सो अब बच्चा, अब हम स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सबसे बेसिक में रखा है, ठीक है, सबसे पहले में रखा है स्पीशीज़ को, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चे, जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है वो सेम होती है, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिखा गया है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, है ना, मॉर्फोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो सेम होती है। जैसे कि अगर आप समझे बर्ड है और उस बर्ड का बीक है, ठीक है, बीक है इस टाइप का, और ठीक है उसी प्रकार से हमारा एक लीफ भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखने में शेप एंड साइज स्ट्रक्चर में ये सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन काम तो अलग अलग करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें कि हमारा जो लायन है और हमारा जो चीता है दिखने में तो सेम ही लगते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो ये जो है हमारा सबसे पहला बेसिक है और ये हमारा स्पीसीज है, ठीक है, जिसमें से आपका यहाँ पे जो ये इंडिका हो गया, देन हमारा जो ट्यूबरोसाम हो गया, लियो हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चा, ये एग्जाम्पल है हमारा स्पीसीज का, ठीक है। बाकी जो मैग्निफेरा हो गया दैट इज़ जीनस, सोलनम हो गया दैट इज़ जीनस, एंड हमारा जो पैंथेरा हो गया दैट इज़ जीनस, ठीक है। अब है हमारा जीनस, ठीक है, इसमें बहुत सारे मिलते जुलते स्पीसीज हमें मिल जाते हैं, है ना, यानी कि जब कोई ऐसा स्पीसीज जिसमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, ठीक है, उसे हम जीनस कहते हैं बच्चा। और ये थोड़ा सा बड़ा होता है स्पीसीज से, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज में क्या हो रहा था, यहाँ पे वो लोग इंटरब्रीड करते थे, ठीक है, यानी कि वो खुद में ही प्राकृतिक तरीके से नेचुरली वो अपने जाति में ही इंटरब्रीड करते थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा वो अलग स्पीसीज से भी इंटरब्रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर में आता है हमारा स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पाइसेस बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, ठीक है, यानी कि पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, दोनों क्या है अलग अलग स्पीसीज है, दोनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उनका जो जीनस है वो सेम होता है, ठीक है, सोलनम उनका जीनस होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारा लायन, पैंथरा, लियो, लेपर्ड, तो इनमें जो हमारा पैंथरा है वो तो सेम हो रहा है, ठीक है, विद सेवरल कॉमन फीचर्स, इनमें कुछ कुछ फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स, ठीक है। तो कैट्स का जो जीनस होता है दैट इज फीलिस। तो इसमें क्या होता है कि जो लायन हो गया आपके, फिर लियोपर्ड हो गया आपके, फिर टाइगर हो गया, तो इनका एक अलग स्पीशीज हो गया, ठीक है, लेकिन जीनस सेम रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कैट है, हम कहते हैं ना कैट भी लायन के प्रजाति से ही बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे जीनस में क्या होता है, कैट को हम अलग जीनस में रखते हैं। कैट का जीनस क्या है बच्चा, फेलिस है, ठीक है, और इनका जीनस क्या था, पैंथरा था, ठीक है। अब हमारा जो है थर्ड नंबर दैट इज़ फैमिली। सो इसमें क्या होता है, अब बहुत सारे जीनसेस का ग्रुप, ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारे मिलते जुलते जीनस होते हैं, है ना, उनका जब हम ग्रुप करते हैं दैट इज कॉल्ड फैमिली। अच्छा, जैसे जैसे हम बच्चों ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सामान्यताएं जो है ना खत्म होती जाएंगी, ठीक है, एक होते जाएंगी फिर वो सब, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है। देन इसमें अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा, देखिए इसमें सोलनम दिया हुआ है, ठीक है, पेटूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलनस, ठीक है। तो इसमें आलू का वंशज है एंड एक हमारा इसमें पेटूनिया है, एक हमारा बैगन का, तो इसमें यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्रिंजल, ठीक है। तो इनमें जो जीनस है बच्चे वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इनका फैमिली क्या है, एक है, दैट इज सोलनस, ठीक है। फैमिली क्या है, एक है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ मिलती है ना, उसका फ्लावरिंग का कुछ मिले, तो कुछ ऐसी चीज़ जब मिलती है तो वहाँ पर हम उसको किस में रख लेंगे, फैमिली में रख लेंगे, ठीक है, भले ही इनका जीनस अलग अलग हो,
ठीक है। देन हमारा है यहाँ पे जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड, पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स ऑफ द फैमिली फेलिडे। ठीक है, जब जीनस में जब हम जीनस के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बोला गया था कि जो लियोपर्ड है उसको हम अलग रखेंगे और फेलिस को हम अलग रखेंगे, यानी कि कैट्स को हम अलग रखेंगे। लेकिन फैमिली में क्या होता है, एक साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखना कि जो हमारे कैट्स होते हैं और हमारे जो लायंस होते हैं वो देखना पंजा मारता है ना, क्लॉ अपना करता है ऐसे करके, फिर वो म्याऊ म्याऊ का आवाज़ निकलता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इसीलिए उनमें क्या गया है बच्चों, उन्हें हम एक ही फैमिली में रखते हैं। लेकिन कुत्ता को अगर आप देखें, भले ही उसके पास 4 टांग है, दिखने में बहुत हद तक सेम लगता है, कुत्ते के जो कैट है उसकी तरह लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो भाव भाव करता है, वो म्याऊ म्याऊ नहीं करता। ठीक है, वो ऐसे पंजा नहीं मारता। तो बहुत अलग अलग डिफरेंसेस हैं। इसी कारण से हम कुत्ता है उसको कैनेडा में रखते हैं ना, तो इसमें रखते हैं, कैनेडा फैमिली होता है उसमें हम रखा जाता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपका। ठीक है, फिर है हमारा ऑर्डर। अब इसमें बहुत सारे फैमिलीज़ को मिला करके एक ऑर्डर बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत जैसे हमने पढ़ा अभी कि जो फैमिली था उसमें हमने जो फेलीज है, जो कैट है उसको हमने अलग रखा था, और जो कैनिडे है डॉग उसको हमने अलग रखा था। ठीक है, लेकिन इसमें हम दोनों को एक सेकेंड, दोनों को एक ही में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैट है वो भी क्या है, मांसाहारी है, साथ साथ हमारा जो कुत्ता है वो भी मांसाहारी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको एक ही ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो खत्म होती जाएगी। ठीक है, देन हमारा आता है यहाँ पे क्लास। ठीक है, ये फिर वही बात हो गई कि मिलता जुलता फिर हमारा ऑर्डर का क्लास। ठीक है, जैसे इसमें हमारा एक ऑर्डर 1 है। ठीक है, दैट इज प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। ठीक है, इनको हम इस प्लेस इन क्लास मैमेलिया। ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑर्डर 2, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑर्डर 2 है ये। ठीक है, दैट इज कैनिवोरा, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग ऑर्डर्स थे। ठीक है, एक प्राइमेटा है जो कि हमारा क्या करता है, मैमल्स है, और जो कैट टाइगर एंड डॉग्स हैं वो भी मैमल्स है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, मैमल एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। भले ही जो हमारे गबून हो गए या फिर हमारे मंकीज़ हो गए, ये भले ही मांसाहारी ना हों, और जो हमारे टाइगर कैट है ये मांसाहारी है, लेकिन ये ऑर्डर में डिफरेंट थे। लेकिन जब हम इनको क्लास में लाएंगे तो क्लास में क्या सेम है। क्यों सेम है? ये दोनों ही अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, देन हमारा है बच्चा ये फाइलम। ठीक है, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। ठीक है, इसके अंदर हमारे फिशेस आ गए, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, तो इन सबको मिला करके हम फाइलम बनाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्लासेस को मिला करके, या फिर कह सकते हो कि जो बहुत सिमिलर क्लासेस को मिला करके हम फाइलम तैयार करते हैं। ठीक है, all this based on the features like presence of notochord, dorsal hollow neural system are included in phylum code data। ठीक है, in case of plants classes with a fewer similar characters are assigned to a higher category is called division। ठीक है, तो मतलब कुछ डिविजन्स भी होते हैं जब हम कुछ हायर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड हो गया जिसके अंदर डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, उनको हम फाइलम कोडेट्स में करते हैं ना। अब पढ़ोगे कोडेटा के बारे में। ठीक है, देन हमारा है किंगडम। ठीक है, ये सबसे लास्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्कियल बोल सकते हो क्लासिफिकेशन का सबसे लास्ट ये है। ठीक है, दैट इज किंगडम। तो हमारा क्या क्या है बच्चा, मोनेरा। ठीक है, देन है हमारा प्रोटिस्टा, देन है हमारा फंगाई, देन है हमारा प्लांटे। ठीक है, देन है हमारा एनिमेलिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म होता है। ठीक है, मोनेरा होता है बैक्टीरिया का ग्रुप, प्रोटिस्टा फिर वैसे, देन फंगाई, देन प्लांटे प्लांट्स को बोल रहे हैं, एनिमल्स है ना। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी बच्चा अगर आप चाहो तो इन सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप याद कर सकते हो, जरूरी भी है। ठीक है, कॉमन नेम क्या है मैन, जिसका हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। ठीक है, इसका जीनस क्या है, होमो, फैमिली कौन सी है, होमोनिडे, ऑर्डर कौन सा, प्राइमेटा, क्लासेस मैमेलिया एंड द फाइलम डिवीजन इज कोडाटा। ठीक है, देन वी हैव हाउस फ्लाई जिसका मस्का डोमेस्टिका इज द बायोलॉजिकल नेम, मस्का इज द जीनस नेम, एंड द डोमेस्टिका क्या है, दैट इज द स्पीशीज नेम। ठीक है, देन द फैमिली इज म्यूशिडे, देन द ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लासेस इंसेक्टा, इंसेक्ट फैमिली से। ठीक है, सॉरी इंसेक्ट क्लास है, देन द फाइलम इज एंथ्रोपोडा। ठीक है, देन वी हैव मैंगो, दैट इज द बायोलॉजिकल नेम इज मैग्निफेरा इंडिका, राइट, जीनस नेम इज मैग्निफेरा, फैमिली एनाकार्डिएक, देन द ऑर्डर इज सैपिंडल्स। ठीक है, द क्लास इज डाइकोटिलिडन and the phylum is Angiosperma। ठीक है, then we have wheat whose biological name is Triticum aestivum, the genus name is Triticum, the family is Poaceae, the order is Poles and the class is Monocotyledon and the phylum is Angiosperm। ठीक है, आपको पता है डाइकोटिलिडन होते हैं जिसमें 2 सीड्स होते हैं, मोनोकोटिलिडन में 1 सीड होते हैं। ठीक है बच्चा, देन यहाँ पे हमारा समरी दिया गया है, आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव द एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। अगर हम क्लासीफाई ना करें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई ना करें तो हम उसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे, राइट। वो एक्सटेंट हो रहा है, वो बच रहा है, वो मर रहा है, या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें है क्या नहीं है उसको समझ नहीं सकते। देन वी हैव वाई आर दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें क्या कि मॉर्फोलॉजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो जा रहा है, और कभी कभी उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए हम उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन, दिस इज ऑल अप टू यू गाइस। ठीक है, then we have what do we learn from identification of individuals and populations। ठीक है, so
अब क्या समझते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन से, ठीक है। ये भी गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। नाउ वी हैव दिस मैग्नीफायर इंडिका इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। वाई? बिकॉज इसका जो स्पीशीज नेम है वो हमेशा किस में रहेगा, स्मॉल में रहेगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो जीनस नेम है दैट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। एंड जो और है ये किस में रहेगा, इटैलिक्स में लिखा रहेगा, ठीक है। और भाषा कौन सा रहेगा, लैटिन। डिफाइन अ टैक्सन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। तो वही वाला जो डायग्राम दिखाया मैंने आपको, वो डायग्राम अब यहाँ उतार देना, ठीक है। वही बात है ना, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, देन वी हैव देन वी हैव किंगडम, दैट इज द टैक्सन एग्जांपल, ठीक है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें है हमारा स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये तो सही लग रहा है। जीनस के बाद स्पीशीज गलत है, स्पीशीज के बाद जीनस, देन ये भी सही लग रहा है, स्पीशीज के बाद जीनस है, देन ऑर्डर है, देन फाइलम है, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 सही है और बाकी जो सेकंड नंबर है वो गलत है, ठीक है। ट्राई टू कलेक्ट ऑल दी करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड्स स्पीशीज, डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स। ये तो फिर आपको एक्टिविटी करना है, ठीक है। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, ठीक है। तो सबसे जो छोटा वाला होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सबसे जो है दैट इज स्पीशीज, ठीक है। वो इंटरब्रीड करता है खुद में ही, मतलब वो बहुत आइसोलेटेड रहता है, राइट, वो खुद में ही ब्रीड करता है। और फिर जब हम बहुत सारे स्पीशीज जिसका सिमिलरिटी सेम होता है जब मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड जीनस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है बच्चा, ठीक है। और मैंने आपको बहुत कोशिश की आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। एंड अगर आप समझ सके हो, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला, ठीक है, इन सबसे, तो आप डेफिनेटली मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँ इन फ्यूचर, ठीक है।